जयश्री महाकाली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और चकाचक होंगे। अब हम आपके लिए एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि आपके जो क्लास 12th के एग्जाम होने वाले हैं ना, केमिस्ट्री का जो पेपर होगा उसके लिए हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका जो पेपर है वो 95% आप सॉल्व कर सकते हो। बस इन टॉपिक्स को पढ़िए और इन्हें कॉपी पे बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। अगर इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करोगे, बढ़िया से याद रखोगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा केमिस्ट्री में। मेरी तरफ से ये बहुत अच्छा गिफ्ट है आपके लिए। तो हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आपको उनको कैसे तैयार करना है। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले दिमाग में ये डाउट रहता है कि केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन में से किसको पहले पढ़ा जाए, डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में। तो हम आपको एक चीज बता दें, आपको पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, यानी कि अकार्बनिक रसायन पढ़ना है। और अकार्बनिक रसायन में भी हम कौन सी लेके चलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री लेके चलो। यानी कि जो सवाल वाले चैप्टर्स है ना, आपके कितने चैप्टर्स है? मुश्किल से 3 चैप्टर हैं जिनमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी कि सवाल आएंगे। तो आप सबसे पहले उन 3 चैप्टरों को बढ़िया से तैयार कर लो, बढ़िया से तैयार करो, रिवाइज करो। तो क्या होगा, वो आपके चैप्टर एक तरफ सेफ रखे रहेंगे और सवालों के नंबर कहीं नहीं जाते। अगर आपने न्यूमेरिकल सही किए हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर आएंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं? जैसे आपका पहला विलयन है, उसके बाद है आपका सतह रसायन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। ये 3 चैप्टर्स आपके बहुत काम आते हैं। तो हम आएंगे अपने टॉपिक्स पे। पहला है बिलियन तथा बिलियन के प्रकार। आपको बिलियन के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रकार पता हो। उसके बाद है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को याद रखो। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इनके आपको सवाल बढ़िया से आने चाहिए। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता, ये आपको दिए गए हैं। राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम के क्या है? एक तो राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक स्थापित किया गया है, एक सिंपल से राउल्ट के नियम के लिए व्यंजक दिया गया है। तो आप उनको बढ़िया से देखो, उसके बाद कॉपी पे रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि मुझे आता है, रिवाइज करोगे तभी आपका टॉपिक क्लियर होता है। उसके बाद आगे का है हमारा आदर्श तथा अनादर्श विलयन। अब आपको पता होना चाहिए ये जो आदर्श तथा अनादर्श विलयन है, इनके अंदर अंतर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये टॉपिक है, टॉपिक ले लिया जाएगा, आप अनादर्श विलयन को बताइए, डिस्क्राइब कीजिए, तो पूछ लिया जाए। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा अंतर बताइए, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर क्या है, या मोललता और मोललता में अंतर क्या होता है ये बताइए। ऐसे ही परासरण तथा परासरण दाब में अंतर बताइए, या आप बता दिया जाएगा परासरण दाब क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। ये नॉर्मलता टॉपिक आपका है चैप्टर फर्स्ट से, इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप एक चीज जानते होंगे, आपको अगर मोललता टॉपिक आएगा, मोलरता आएगा तो नॉर्मलता आप कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करो, सब कुछ आ सकता है। उसके बाद क्या है? विद्युत चालकों के प्रकार, यानी कि विद्युत के चालक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आगे गया आपका विशिष्ट विद्युत चालकों के प्रकार। उसके बाद विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, यानी कि आपको जो दिए गए हैं ओम का नियम, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तो इनमें से आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं, यहां पर दिया गया है जैसे कोलराउस का नियम। तो बेटा जी आपको पता है कोलराउस का नियम इतना कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बस उसमें क्या है, कोलराउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं उनको समझ लो कैसे करना है। बस आपको समझ के करना है, हर चीज को रटना नहीं है। समझ के कॉपी पे उसको प्रैक्टिस करो बार 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 बार। अगर आपने कोलराउस का नियम याद किया है ना, तो इसको पहले आप इसको समझ के एक बार कॉपी पे करो, दोबारा करो, तीसरी बार उसको बिना देखे करो, फिर देखो हमारी कितनी गलतियां थी इसके अंदर। अगर आपकी गलतियां 4-5 आ रही हैं तो उस गलती को फिर याद करो, उसके बाद फिर उसको लिखने की कोशिश करो। आप अगर उसे समझ लोगे कि क्या यहाँ पे गलती की है हमने, तो आप इसे बढ़िया से समझ सकते हो। एग्जाम में ऐसी चीजें हम बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, जो आपने समझ के की होती है वो एग्जाम में नहीं भूलते हैं। उसके बाद आते हैं फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसमें से भी आते हैं आपके विद्युत अपघटन के नियम। इलेक्ट्रोड के बारे में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव में मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए इसमें होता क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी,
हमने ये आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप इन्हें पढ़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से लगभग 9 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। अब आते हैं प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या है, इसे करना है। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक सेल के बारे में बताना है। जैसे प्राथमिक सेल क्या है, प्राथमिक सेलों को मिलाकर द्वितीयक सेलें बनाई जाती हैं, तो इस चीज को भी आप करोगे। उसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाता है, ईएमएफ। ठीक है, तो इसको करना है। अभिक्रिया की दर या वेग, ये टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, ये हमने दोबारा लिख दिया प्राथमिक व द्वितीयक सेल। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा लिख दिया है, आप इसको केवल एक बार करेंगे, है ना। अब बेटा एक बात बताएं आपको, जब भी आप टॉपिक को करते हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने ये पढ़े हैं, देखो किसी भी टीचर्स, कोई बढ़िया टीचर्स के नोट्स हैं जिन्हें आप पढ़ रहे हो, पता है आप कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो या फिर कहीं कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ रहा है, तो आपको पढ़ने से बढ़िया तरीका से पढ़ने का ये है कि जब भी आप पढ़ते हो तो उसे बंद करके कॉपी पे बिना देखे लिख कर देखो, आप कितना सही लिख सकते हो वो देखो। आपने कितना याद कर लिया ये मायने नहीं रखता, कितना समझ में आया आपको ये मायने रखता है। आगे आते हैं, अपना टॉपिक है वेग नियम या दर व्यंजक। उसके बाद है अभिक्रिया की कोटि ज्ञाति करना। ठीक है, अर्धायुकाल ज्ञात करना, शून्य प्रथम व द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, इनको आपको निकालना आना चाहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता, और आणविकता निकालनी भी आनी चाहिए। इसके साथ अभिक्रिया की इकाई भी आनी चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो आपको यहाँ पर इसकी इकाई भी आनी चाहिए, यानी कि इकाई ज्ञात करना भी आपको आना चाहिए इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या, अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करना। फिर आगे टॉपिक है आपका डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि संक्रमण तत्व। जब आप डी ब्लॉक के तत्व पढ़ते हो तो आपके में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके आते हैं। पहले तो आपका डी ब्लॉक के तत्व में पूछा जाएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी को बताइए। प्रथम संक्रमण श्रेणी बहुत आसान है, साइंस टीचर विनय कुमार मनफेकोनी क्यों जान लेते हो, यानी कि 21 से 30 तक जो आते हैं तब तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में आ जाते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के बारे में पूछ लिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। प्रथम संक्रमण श्रेणी या द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इनके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं और रंगहीन क्यों बनाते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर्स में आपके बहुत पूछे गए हैं, ये आपके सनों में बार बार दोहराए जाते हैं, तो ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट को आपको पढ़ना है, इसमें आपको अंतर पूछ लिया जाता है, लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद उपसे संयोजक यौगिक व इनका नामकरण एवं लिगेंड। तो उपसे संयोजक यौगिक क्या है ये आना चाहिए आपको, लिगेंड्स को परिभाषित करना आना चाहिए, उसके बाद इनका नामकरण यानी कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है ये आपको बढ़िया से आना चाहिए। इनका आप बार बार रिवाइज करो। अगर आपको टॉपिक कोई नहीं आ रहा है, इतने सारे टॉपिक्स में अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके बताओ, हम आपको पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, सारा आपको बढ़िया से मिल जाएगा। बस क्या है आपको अपना दिमाग एकदम फ्रेश रखना है और क्या करना है, सारी दुनियादारी से दूर एकदम, जितनी मोह माया है सबको त्याग दो। अब बस इंतजार को, आपके पेपर आ रहे हैं, 12th का बोर्ड एग्जाम है, बस उसकी तैयारी के लिए आपके क्वेश्चन है, बस इन पर अब पूरा फोकस इन्हीं पर होना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ोगे तो बेटा जी आप कोई भी चीज नहीं भूलोगे। अगर आपके दिमाग में मोह माया चल रही है, वो कहाँ है, वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, तो ऐसे आपकी पढ़ाई नहीं होगी। पहले आप अपने दिमाग को एकाग्रचित्त करो, उसके बाद आप इस पे पढ़ाई पे ध्यान दो। अब आते हैं आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि बीबीटी थ्योरी, ये भी बहुत पूछी जाती है। आगे आपका टॉपिक है हेलो एल्केन्स, इनका नामकरण, यानी कि आपका जो यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी यहाँ तक थी, अब आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, इसमें क्या है, सारी रिएक्शंस एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, कन्वर्जन रिएक्शंस जो होती है ना वो एक दूसरे से मिलती जाती हैं। यानी कि आपने हेलो एल्केन्स पढ़ लिया तो आगे के चैप्टर्स जितने उसमें आपको मदद करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको हेलो एल्केन्स आना चाहिए, इनका नामकरण करना आना चाहिए। बोर्ड अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया बहुत सिंपल अभिक्रिया है, ये आपको आनी चाहिए।
SN1 SN2 मैकेनिज्म पूछ ली जाती है, या तो इनका अंतर पूछ लिया जाएगा या इनकी अभिक्रियाओं को पूछ लिया जाता है SN1 SN2 होती क्या है। उसके बाद है हेलोएरिन्स और इनका नामकरण, यानी कि जो हेलोएरिन्स क्या होती है, बेंजीन रिंग में जब हेलोजन मिल जाता है तो क्या बन जाता है, हेलोएरिन्स, तो इनका नामकरण करना आना चाहिए। उसके बाद क्या है, क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, व क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया से आने चाहिए, इनके रिएक्शंस भी आने चाहिए। अब आते हैं सेल्कोहॉल, इस सेल्कोहॉल के बारे में भी आपको आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद एल्कोहलों का नामकरण व वर्गीकरण, एल्कोहलों को वर्गीकरण भी किया गया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, तो आप इन्हें बढ़िया से पढ़ो और अपनी एनसीईआरटी बुक्स को लेकर बैठो। अगर कोई नोट्स पढ़ रहे हो, कोई डाउट है, आपको गलत हो रहा है कहीं पर, तो आपकी किताबों में सही होता है, किताब खोल कर देखो। किसी टीचर्स के नोट्स में अगर थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक हो जाता है तो हो जाता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसी को नहीं रटना है, आपको अपनी किताब खोल के रखनी है, देखना है डाउट है क्या, इसका क्लियर हो क्या होगा, इसका सही सॉल्यूशन। तो जब आप उसका सही सॉल्यूशन देखो फिर आप उसे माइंड करो। आगे है एल्कोहलों का नामकरण व वर्गीकरण, एल्कोहलों का पहले नामकरण करना सीखो, उसके बाद इनका वर्गीकरण। एक चीज और बता दें, नामकरण यानी कि इनकी IUPAC नेमिंग, नेमिंग तो आपने स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको नेमिंग करना जरूरी है, नामकरण तो आना ही आना चाहिए। ये आपका 100% आने वाली चीज है जो नामकरण है, क्योंकि किसी ना किसी का IUPAC नेमिंग पूछ लिया जाएगा। अगर आपको उसकी प्रोसेस पता है कि नेमिंग कैसे की जाती है तो आप ये पूरा जो क्वेश्चन है सॉल्व करके आओगे, यानी कि अटेम्प्ट करके आओगे। एल्कोहलों का नामकरण व वर्गीकरण, आगे आपका टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में विभेद की विधियां। तो हमने आपको ये कराई थी एल्कोहलों में विभेद की विधियां। इसमें क्या है, आपकी जैसे थी, आपने इनकी विधियां, कई सारी विधियां थी, 3 विधियां हमने आपको बताई थी, ल्यूकास परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण। तो उनमें से 2-3 जो विधियां हैं बहुत पूछी जाती हैं। उसके बाद एथेनॉल फिनॉल का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, फिनॉल का वर्गीकरण भी पूछ लिया जाता। अब आज किया IUPAC नामकरण, यानी कि इन जितनी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये नेम सुने हैं, यानी कि चैप्टर्स देखे, इनके सबके नामकरण आपको सबसे पहले आने चाहिए। तो नामकरण यानी कि IUPAC नेमिंग तो आपको सीखना ही सीखना है, बहुत बढ़िया तरीके से सीखते हैं, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि श्रृंखला में नाम, अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, अगर OH लगा है तो कैसे पढ़ेंगे, एल्डिहाइड लगा है तो कैसे पढ़ेंगे, और कीटोन लगा है तो उसका नेम कैसे करेंगे। आगे आते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया हमारा ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण व नामकरण। नामकरण यानी कि नेमिंग सबकी आनी चाहिए। उसके बाद ईथरों के निर्माण की विधियां, यानी कि ईथर के निर्माण की कई सारी विधियां, उनमें से आपकी पूछ ली जाती है, जैसे डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को बताइए। ऐसे ये एल्कोहल व कीटोन व इनका नामकरण बताइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल व उनका वर्गीकरण, ठीक है, इनका नामकरण भी बताइए। एक रिएक्शन बताइए यहाँ पे स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया में से एक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिक अम्ल व नाइट्रोबेंजीन, ये आपको टॉपिक भी अच्छे से आने चाहिए। और एक चीज बता दें, क्या होता है नाइट्रो यौगिक जब आप पढ़ रहे हो या फॉर्मिक अम्ल पढ़ रहे हो तो इनकी क्या होते हैं, रासायनिक गुण आते हैं। भौतिक गुण पढ़ोगे और रासायनिक गुण भी पढ़ोगे, और रासायनिक गुण की जो अभिक्रिया होती है वही आपके काम आती है एग्जाम में। तो हमने आपको जो यहाँ तक टॉपिक बताए हैं, इन्हीं के रासायनिक गुणों की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कार्बोलेमीन अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, सेंड मेयर अभिक्रिया, ठीक है, तो हुंस-डीगर अभिक्रिया, ये कई सारी अभिक्रियाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनसे पहले कुछ टॉपिक्स को समझ लो, उसके बाद एक वीडियो में हम आपकी पूरी अभिक्रियाएं बता देंगे। उन अभिक्रियाओं के बाहर एक अभिक्रिया नहीं जाएगी, बस आपको उतनी अभिक्रियाएं बढ़िया से तैयार होनी चाहिए। आप अगर वो अभिक्रियाएं याद कर लोगे तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ 95% आप क्वेश्चन जरूर करके आओगे। तो यहाँ पे क्या है, एथिलेमीन बनाने की विधि। अब आपको एथिलेमीन बनाना आना चाहिए। डाइएजोनियम लवण क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और सेलुलोज, ये हमारे जो टॉपिक्स आते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पता हो, डीएनए, आरएनए,
और इनका डीएनए आरएनए का एक हेलिक्स आता है, यानी कि फिंगरप्रिंट मॉडल आता है, वो आपको हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है, वो भी बनाना आना चाहिए। उसके बाद एंजाइम, विटामिन, ये आपके टॉपिक है, यानी कि यहाँ पर हमने आपको टॉपिक दिए 55। 55 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर आपका पेपर कहीं नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 95% आप अपना पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। आपका 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर तो आपके स्कूल से ही मिलते हैं, यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स के 30 नंबर मिलते हैं, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो 70 नंबर का अगर आप 95% करके आते हो तो आपका इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस आप इन्हें अच्छे से करो और रिवाइज जरूर करो। सबसे बढ़िया चीज है किसी भी चीज को याद करने की, उसका रिवीजन जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई करें, साथ साथ इनका सबका रिवीजन करें, डेली रिवीजन करो। देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक दिख रहे होंगे, 55 के अंदर हमें छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं, उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। तो ये बेटा ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या करना है आपको, इनको डिवाइड करना है छोटे छोटे पोर्शंस में। जैसे हमारे यहाँ टॉपिक कितने 55, ठीक है। अभी आपके पास टाइम कितना है, टाइम हमारा अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर को हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, अक्टूबर हटा दो। बचा क्या, क्योंकि इसमें त्योहार वगैरह आ जाते हैं, नवंबर से स्टार्ट करते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके पेपर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, केवल करना है जनवरी तक। और जनवरी में भी क्या करना है आपको, नवंबर दिसंबर में लर्न कर लो, जनवरी पूरा रिवीजन के लिए दे दो। जनवरी में क्या करना है, रिवाइज करना है। तो हमारे पास कितने हो गए, नवंबर दिसंबर, यानी कि 60 दिन आपके पास है लगभग। तो 60 दिन है हमारे पास, टॉपिक कितने 55 है, इतना ही तो है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप करोगे एक दिन के लिए एक टॉपिक करोगे, ठीक है, कह रहे हैं ना, हम एक महीने में भी इसे क्लियर कर सकते हैं। आप बात कर रहे हैं जैसे 2 महीने की बात कर रहे हैं, 2 महीने में आप रिवाइज करो, हम इसे एक महीने में रिवाइज, एक महीने में 30 दिन है, ठीक है। हमारे टॉपिक हम लगभग 60 मान लेते हैं, 55 है तो इसे 60 मान लेते हैं। तो एक महीने में कैसे क्लियर करेंगे, हम इन्हें क्लियर करने के लिए हम एक दिन में 2 टॉपिक तैयार करो, एक दिन में 2 टॉपिक कर लो, विलियन तथा बिलियन के प्रकार, हेनरी का नियम, कोई ज्यादा नहीं, एक दिन में 2 टॉपिक कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। एक दिन में 2 टॉपिक उठाओ, हेनरी का नियम यानी कि मोलर का मोल प्रवाह, जिनको कर लो, राउल्ट का नियम कर रहे हो, आदर्श का तथा अनादर्श विलयन। हमें पता है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने, यानी कि सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। तो एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ो, एक दिन में अगर इनके 2 टॉपिक पढ़ोगे बेटा, तो आपका क्या होगा, आपका एक मंथ में पूरा ये जितना हमने ये टॉपिक बताया, एक मंथ में पूरा क्लियर हो जाएगा। एक मंथ में क्लियर हो जाएगा, 2 मंथ बचेंगे आपके पास, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर जनवरी में आप इनकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, इसी तरीके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे आपके।